Assalamualaikum. Good morning everyone. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. बहुत सी बातें हैं वैसे तो ऑब्वियसली करने को, लेकिन थोड़ा सा एक अब्दुल्ला मौसम भी बदल रहा है और थोड़ा सा एक डर आता जा रहा है कि कोरोना के केसेस हम चाहते नहीं है कि हम रोज़ रिपोर्ट करें, आपको रोज़ बताएं, लेकिन वो बढ़ रहे हैं। वो चूँकि बढ़ रहे हैं तो हमारी फिर ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ी सी अर्ली वार्निंग सिस्टम जिस तरह होता है ना, वो हम आपको देते रहें। और हम एक दूसरे को भी ये तलकीन कर रहे थे कि हुमा आप या हुमा कह रही थी कि अब्दुल्ला तुम ज़रा पहले बहुत ज़्यादा एहतियात करते थे, तो अब दोबारा से वही पैटर्न शुरू कर दो, क्योंकि अब जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वही हमारे करीबी लोगों में, हमारे जानने वालों में, हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में उसी तरह से केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। हमारे बहुत ही करीबी एक कॉलीग हैं इस्लामाबाद में, वो वेंटिलेटर पे हैं। इज़ अ यंग गाय। एक और जानने वाले हैं इस्लामाबाद में, ही इज़ अ बॉडी बिल्डर गाय, वो वेंटिलेटर पे हैं। सो इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से हम डर भी रहे हैं और आपको टू बी ऑनेस्ट डरा भी रहे हैं। और इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक दूसरे को बताते रहें। और अब्दुल्ला आपने इतनी सही बात की है। पहले आपने देखा था कि जून का महीना जब शुरू हुआ था ये सब कुछ, उससे पहले भी तो हम भी थोड़े से आपको ज़रा ज़्यादा कंसर्न नज़र आते थे, हम अपनी चीज़ें भी साफ़ कर रहे होते थे। फिर बीच में एक लल आ गया जो कि नेचुरल है, जो आ जाता है। बट नाउ वी नो ये वापस जो है ये ट्रैक ऊपर जा रहा है, नंबर्स आर गोइंग अप, सो वी हैव टू ब्रिंग बैक दोज प्रैक्टिसेस जो हम पहले अर्लियर दिस ईयर कर रहे थे। बल्कि कुछ चीज़ें तो हमने अपने सेट पे भी देखी जो बड़े होती थी पहले, जो अब आजकल नहीं हो रही। सो वी आर गोइंग टू डू दैट हियर एज वेल। लॉकडाउन खुला और सारी चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई, पहले एक एक चीज डिसइंफेक्ट हुआ करती थी। हमारे घर में भी ये रूटीन था, बाजार से कोई चीज आ जाए तो पहले वो डिसइंफेक्ट होगी, फिर वो इस्तेमाल होगी। अब उतना सब कुछ नहीं होता, अब ज्यादा से ज्यादा एक सैनिटाइजर और मास्क होता है। लेकिन हमें जाहिर है एटलीस्ट कभी कभी वो भी भूल जाता है बंदा, कभी कभी वो भी भूल जाता है, वो तो क्रिमिनल होना चाहिए। दूसरी तरफ 4 नवंबर को अमेरिका में एक दिन में कोविड-19 के 1 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। उफ, मतलब कि कैन यू इमेजिन, हम सोच भी नहीं सकते कि हम ये फिगर्स अपने मुल्क में रिपोर्ट कर रहे हो। पता नहीं हमारा क्या हाल हो, लेकिन वहाँ क्योंकि ऑब्वियसली कैंपेनिंग चल रही थी, इलेक्शंस हैं, और आपको पता है कि वहाँ के जो सदर हैं उन्होंने तो इसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं, बल्कि प्ले डाउन ही करते रहे। हालांकि मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, पीपल गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट। एंड नाउ ऑन दैट वेरी डे, इलेक्शन डे, तो देखें 1 लाख लोग जो हैं दे टेस्टेड पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा आपस में ना मिलें प्लीज़, अभी थोड़ा सा और वक्त है, निकाल लें थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग जो पहले कर रहे थे वो कर लें। कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि आज के दौर का इस्तांबुल, सो टर्की का इस्तांबुल। और हमारी एक कॉलीग हैं जो कि वहाँ शिफ्ट हो गई हैं, जिस पे हम सारों ने बड़ा ही हैरानगी भी की, एतराज़ भी किया, भाई आप क्यों जा रही हैं, हमने भी जाना है। तो वो वहाँ से चली तो गई हैं, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे हमें जो है रिपोर्ट्स भेजती हैं। सो वी विल शो दैट टू यू लेटर। तो आपको पता है माशाल्लाह, क्योंकि पूरी दुनिया में टूरिज्म उस तरह से खुला नहीं और टर्की ने खोला, और फिर क्या लोगों ने टर्की का रुख किया। तो अभी भी बहुत से जानने वाले दोस्त मौजूद हैं, और रोज ही हमें नजर आ रहा होता है कि जी चेक इन हुआ है कहीं, एंड एवरीबॉडी इज फ्लाइंग टू टर्की। अमेरिका का क्या हो रहा है? अमेरिका का जी आपको बताएं कि अमेरिका का सदर कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे मुझे लगता है इनका भी कोई सिस्टम बैठ गया है, इनका आपको पता, बहुत सी बातें हैं इसके बारे में तो करने की, लेकिन पहले खबर जरा बता दें आपको, एंड देन वी आल्सो हैव आवर कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे भी बात करेंगे। आपको बताएं कि ट्रंप या जो बाइडेन फैसला अभी तक ना हो सका। 5 रियासतों में वोटों की गिनती सुस्त रवि का से जारी है, हो तो रहा है। दोनों जानिब से जीत के दावे हो रहे हैं। हालात बता रहे हैं कि अमेरिका में सियासी बहरान के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन इस वक्त 270 इलेक्टोरल वोट्स के हदफ के करीब तर हैं, लेकिन 6 रियासतों के नताइज जो हैं वो अभी आना बाकी है। इसलिए बाजी किसी भी वक्त पलट सकती है। इसलिए बाइडेन का जोर इस बात पर है कि हर वोट की गिनती होनी चाहिए। उधर सदर ट्रंप मुतालबा कर रहे हैं कि गिनती का अमल रोक कर उन्हें फातेह करार दे दिया जाए। स्टॉप द काउंटिंग। किस मुंह से वो इसके ठीक है, आप सोचें कि क्या बात की है उन्होंने। ट्रंप टीम ने रियासत मिशिगन की अदालत में वोटों की गिनती रुकवाने की दरखास्त दी, जो मुस्तरद कर दी गई। ट्रंप वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर हराया जा रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो बाइडेन के इलेक्टोरल वोट 253 हैं। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक बाइडेन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 264 है।
फॉक्स न्यूज़ अपने नताइज में एरिज़ोना के 11 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडन के हक में दिखा रहा है। दीगर मीडिया के मुताबिक एरिज़ोना में गिनती अभी जारी है, बट मोस्ट लाइकली अगर एरिज़ोना भी जो बाइडन के साथ आ गया तो 264 हो जाएंगे, और ये 264 का फिगर कल से ही चल रहा है बेसिकली। और कब तक इम्कान है कि वो रियासतें जिनके नताइज का इंतज़ार है वो सामने आ जाएं, वो मौसूल हो जाएं? अब तो काफ़ी देर हो गई है। बड़ी अजीबो गरीब है। और बाय द वे आप लोगों को ये भी बता दें कि पोस्ट इलेक्शन वायलेंस जो है वो भी काफ़ी ऐसी जगह हैं अमेरिका में जहां के देखी गई है, विटनेस किया गया, ऑब्जर्व किया गया है। बहुत से लोग जो हैं ऑलरेडी अरेस्ट भी किए गए हैं। तो अब्दुल्ला, वो हम कल सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे थे, बड़े कंटेंशियस किस्म का ये जो इलेक्शन है अमेरिका में इसको माना जा रहा है। वोटर टर्नआउट कहते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 100 सालों में इतने वोटर्स बाहर नहीं निकले। अब देखें, इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो आप जो इक़्तिदार में है ऑलरेडी ट्रंप उसको रखना चाहते हैं तो लिहाजा सारे फॉलोअर्स निकले हैं, या फिर आप ओवरटर्न करना चाहते हैं, ओवरथ्रो करना चाहते हैं कि इनफ इज इनफ और अर्ली वोटिंग कोविड-19 की वजह से और दीगर जो पोस्टल बैलेट तो पहले भी होता था, अर्ली वोटिंग का जो सिलसिला था उसमें बहुत लोगों ने वोट कास्ट किया, बहुत लोगों ने वोट कास्ट किया। जाहिर है कौन ये तगदो करे कि पोलिंग स्टेशन पे जाए और वोट कास्ट करे, जब ये सहूलत है तो फिर लोगों ने फायदा उठाया है। एब्सोल्युटली अब्दुल्ला, ये देखें लाइनों में लोग लगे हुए हैं। अच्छा, जो लाइनों में लोग लगे हैं और जिन्होंने इलेक्शन वाले दिन वोट किए है वो ज़्यादातर रिपब्लिकन्स हैं। ये पूरी उन लोगों की आपको पता है सर्वेज आ जाते हैं। और जिन्होंने मेल इन बैलेट्स किए हैं, पोस्टल बैलेट्स किए हैं, वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स हैं। तो लिहाजा अब जब आप सुनते हैं कि अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी वोटिंग अब काउंटिंग रोक दी जाए, या फिर इनफ रिजल्ट्स आ चुके हैं, पता चल चुका है कि किसके ज़्यादा नंबर्स हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेट्स को जाएंगे और फिर उनके नंबर्स इंक्रीज होने का खदशा भी होगा ट्रंप को। तो लिहाजा उसका ये कहना है कि रोक दो, बहुत हो गई है। अच्छा जी, इस पे हम बात करेंगे। आपको बराह रास्त अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई और कितना टाइम लग सकता है जो अहम रियासतें रह गई हैं उनके नतीजे आने में। हम कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल की हम बात कर रहे थे और इसके ऊपर नेटफ्लिक्स में एक बड़ी जबरदस्त सीरीज भी है। Really? हाँ, नाम क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल? आई गेस मुझे नहीं याद, लेकिन इट्स अ लिमिटेड सीरीज एंड जबरदस्त उसको पिक्चराइज किया गया और किस तरह से फतह हासिल की गई इस आइकॉनिक शहर पे जो कि रोम के सर का ताज हुआ करता था। और अच्छा जी, 1453 हम ये आपको ज़रा टाइम लाइन भी थोड़ी सी बता दें कि 1453 में खिलाफत उस्मानिया की फतेह कुस्तुनतुनिया सिर्फ तुर्क नहीं मुस्लिम तारीख का भी एक बड़ा वाक़या है। और इस फतेह की यादें ताज़ा करने के लिए जंग के मकाम पर एक अजायब घर जो है म्यूजियम बनाया गया है। अच्छा देखिए, एक तो ऑब्वियसली हिस्ट्री तो हमारी भी है, वहाँ भी है, हर जगह की ऑब्वियसली कुछ तो पीछे होता है ना, तो हिस्ट्री है, लेकिन इन्होंने जिस तरह प्रिजर्व किया हुआ है ना, और जिस तरह दे सेल इट एंड वे पूरी एक स्टोरी पूरी बना के, मतलब नए नए छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं तो उनको फिर बताया जा रहा है कि एक्चुअली चलो बहुत 100 साल पहले क्या हुआ था, बट एटलीस्ट दैट स्टोरी, दैट रियलिटी लिव्स ऑन। तो वो बड़ा जबरदस्त उसके लिए सपोर्टिंग कंटेंट भी है ना। अब नेटफ्लिक्स पे अगर ये सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह के ऊपर एक लिमिटेड सीरीज उन्होंने 10-8 एपिसोड्स की बनाई हुई है जो मैंने भी देखी है, आई वाज फैसिनेटेड कि किस तरह से कितने दिन के मुहासरे के बाद इस शहर को, जो कि एक आइकॉनिक था और सल्तनत उस्मानिया में इससे पहले जो भी लोग आए थे उन सबकी ख्वाहिश थी कि रेड एप्पल इसे कहते थे उस जमाने में, कि इसको फतह करना है और फिर किस तरह से इसको फतह किया गया। सो Amazing. But I don't know, अभी मैं ये देख भी रही थी और अब्दुल्ला आप मुझे बीच में वो नेटफ्लिक्स का वो भी बता रहे थे, हमें भी अपनी हिस्ट्री पता प्रिजर्व करनी है। वी हैव टू मेक मोर बायोपिक्स, वी नीड टू मेक मोर डॉक्यूमेंट्रीज, हमें डॉक्यूमेंट करना है क्योंकि ये हमारी जो चीज़ें हैं ना हमारी किताबों में और बातों में ही रह गई हैं, लेकिन वी रियली हैव नथिंग विजुअल टू शो फॉर इट। कोई मूवीज़, कोई डॉक्यूमेंट्रीज, कोई इस किस्म की चीज़ और आज का ज़माना जो है ना प्रिजर्व कर सकते हैं। वी शुड डू दैट। शॉर्ट ब्रेक भी है वैसे तो। और कुछ खबरों की तरफ आते हैं। आपको बताएं कि दावत के बावजूद हुकूमत के बाद इत्तेहादी वज़ीर आज़म के ज़ुहराने में नहीं गए मुस्लिम लीग काफ एक बार फिर उखड़ी नज़र आ रही है और हुकूमत के लिए परेशानी की बात तो होनी चाहिए। ज़ुहराने में जो रहनुमा शरीक हुए सिवाय शेख रशीद के सभी ने हुकूमत के खिलाफ शिकायत के ढेर लगा दिए। MQM को कराची प्लान की सुस्त रवि का शिकवा था तो GTA को सिंध में तरक्याती काम
ना होने की शिकायत। वजीर आला बलोचिस्तान ने वादे पूरे ना करने का शिकवा किया और महंगाई पर तो सब एक आवाज से। मैं सोच रहा हूँ कि शेख रशीद के सिवा सबको शिकवे थे। मैं भी शेख रशीद से हुकूमत को खुद शिकवे थे कि रेलवे में तो कुछ दूसरी साइड से आ रहे होंगे। अच्छा, सभी का कहना था कि महंगाई ने आवाम को मार डाला और इसका इलाज ज़ाहिर होना चाहिए। बीएनपी मेंगल पहले ही हुकूमत से काफ़ी दूर जा चुकी। अख्तर मेंगल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सरगर्म है। काफली हुकूमत से नाराज नजर आती है। काफली के तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि हुकूमत ने 2 साल से पूछा तक नहीं, किसी फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। ये शिकायत पहली दफा सामने नहीं आई है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, करप्शन जो है उसके अंदर इतनी बढ़ोतरी आ गई है कि लोग अब 500 वाली रिश्वत के 5000 भी ऑफर करते हैं तो अगला कहता है नहीं मुझे 50,000 दो। यानी अब इमरान खान के नाम ले लेके रिश्वत को वसूल किया जा रहा है। हमने इलेक्शन के अंदर जाके डंडे ही खाने हैं और अंडे खाने हैं, तो फिर इस इत्तेहाद का क्या फ़ायदा? ये हमें अकेले नहीं पड़ेंगे, ये पीटीआई को भी पड़ेंगे। और आपको बताएं कि माजी के मुकाबले में इस बार ये नाराज़गी इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है कि अपोजिशन जमातें हुकूमती इत्तेहादियों को अपनी जानिब लाने की भरपूर कोशिशों में हैं। और पंजाब हुकूमत तो कायम ही काफ लीग की वजह से हुई थी, हम आपको याद दिला दें, और इसलिए वज़ीर आज़म को काफ लीग की बात तो सुनना पड़ेगी। होपफुली पता है क्या सोचे मैं पहले एक दफ़ा कौन से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, कितने अरसे से कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरियाँ हैं, वो भी कहीं नहीं जा सकते। कहीं तो बात फिर रुकेगी ना। हाँ, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को दोहराने पर बुलाया था, अच्छी बात है कि अपने सियासी साथियों से रब्ता बरकरार रहना चाहिए। बुनियादी तौर पर क्यों ज़रूरत पेश आई है? बस ऐसे ही बैठक का दिल चाह रहा था या फिर क्या अपोजिशन के खिलाफ किसी एक्शन का प्रोग्राम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत में और जमहूरियत में ये एक रेगुलर रूटीन की बात है कि जो डिफरेंट सियासी जमातें वो भी अपने आप से मिलती रहती हैं। हमारे इत्तेहादी जो हैं वो हमारे बहुत सारी डिस्कशंस उनके साथ होनी होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये हुकूमत का, जमहूरियत का, सियासत का एक रेगुलर जुज़ है, तो उस वजह से ये एक मामूल की मुलाकात है जिसमें अपने इत्तेहादियों को जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है उन पर कॉन्फिडेंस में लेना होता है। बहुत सारी जगहों पे उनकी बातचीत सुननी होती है। अच्छा चलें, आपने तो ये कह दिया गिल साहब, लेकिन एक तो इस दोहराने में सब इत्तेहादी आए नहीं, जो नहीं आए वो भी हुकूमती रवैये की शिकायत कर रहे हैं, और जो आए उनके पास भी शिकायत थी। तो वज़ीर आज़म के सियासी रवाबित के मावन होने की हैसियत से आपको लगता है कि इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हैं या फिर ये सब कुछ तो चलता ही रहता है? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि डिफरेंट पार्टीज़ जो इस कोलेशन में हैं वो अपने अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़के आई हैं। उनका आवाम के साथ अपना अपना मंशूर और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। भले वो डेवलपमेंट के डिफरेंट मंसूबे हों, भले डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ हों, उन सब जमातों की अपनी हैं। डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट में एक इत्तेहाद के साथ वो जमातें आई हैं, तो उसमें कई दफ़ा ये ज़रूर हो जाता है कि जो एक बड़ी जमात है हुकूमत में, शायद उनसे तहफ़्फ़ुज़ात, ये रूटीन की बात है पूरी दुनिया में जहाँ भी इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं वहाँ पर जो साथ छोटी जमातें होती हैं, छोटी जमातें मेरे कहने का मतलब नंबर की बिना पर जिनका नंबर कम होता है, उनको कई दफ़ा गिला होता है डिफरेंट प्रायोरिटीज़ जो सेट होती हैं उस पर। हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है, इस हुकूमत में भी आप ये कह सकते हैं कि लोगों को कुछ चीज़ों के ऊपर बिल्कुल उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं वो और हो सकती हैं हमारी प्रायोरिटी से। जैसा मैंने आपको कहा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या दूसरे हों, तो इस पे ये तो जमहूरियत का हुस्न है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। हमारे इत्तेहादी हमारे लिए बहुत ही मुहतरम हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। हम सब मिलके पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बनाने की कोशिश में हैं। उसमें फिर आपको पता है, दो भाई घर में हो तो उनके दरमियान में भी छोटी मोटी बातें तो होती हैं, और ऐसी छोटी मोटी बात डिस्कशन या छोटी मोटी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो इत्तेहादियों में भी हो सकता है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, ये चलता रहता है। हम तो हमें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ज़्यादा कुछ मामला लगता है। अगर आपका अंदाज़ा ठीक ना निकला गिल साहब और इत्तेहादी नाराज़ होने लगे, तो वज़ीर आज़म का प्लान क्या है? वो तो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन सियासी हालात का तकाजा ज़ाहिर है कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है। क्या करेंगे फिर?
देखिए, अगर पे तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर पे तो बहुत सारे सवाल होते हैं, तो सियासत में आप अगर पे सवालों का जवाब नहीं देते, क्योंकि अगर में तो ख्वाहिशात शामिल होती हैं और हो सकता है इस सवाल में आपकी भी ख्वाहिश शामिल हो, तो इसलिए मैं अगर पे जवाब नहीं दूंगा। मेरे ख्याल में हालात बहुत अच्छे हैं हुकूमत के लिए। हुकूमत ने जो पाकिस्तान में 40 साल से लूटमार चल रही थी उसको ख़त्म किया। इमरान खान ने आके पाकिस्तान के तमाम जो माशी इकाइयाँ उनको दुरुस्त किया। अगर आप आज देखें तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हुआ। आपका जो करंट अकाउंट खसारा था वो 17 साल के बाद पहली दफ़ा पहला क्वार्टर है 17 साल के बाद जिसमें वो प्लस हुआ। आपके यहाँ सीमेंट की सेल हो, आपके यहाँ बजरी की हो, सरिये की सेल हो, वो ऊपर जा रही है। मोटरसाइकिल्स 2.5 से 3 लाख हर महीने सेल हो रहे हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों को 3-3, 4-4 साल 4-4 महीने एडवांस बुकिंग करने के बाद मिल रही हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें हमारी एक्सपोर्ट्स 110% पे तमाम ऑर्डर्स हैं। आपका डॉलर जो डॉलर है वो नीचे आ रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है। आप देख लीजिए जो आपके फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत के ऊपर पाकिस्तानियों का और पूरी दुनिया का एतमाद है, और इंशाल्लाह हम मिलजुल कर इस हुकूमत को और पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। शुक्रिया आपका गिल साहब। लेकिन काफ लीग जिसके सहारे पर पंजाब हुकूमत कायम है वो नहीं आई इस दोहराने में, और उसमें अगर मगर वाली कोई बात थी नहीं। और गिल साहब हम तो खैर पूछ रहे थे कि नाराजगी क्या हो सकती है क्या नहीं। आपने तो सारे वो पॉजिटिव बता दिए जिनका हमें पता है। अच्छा नहीं, वो शायद बताना भूल गए कि किस तरह से नौजवान बेरोजगार हुए हैं, हो रहे हैं, किस तरह से लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, किस तरह से टमाटर हो, आटा हो या चीनी हो या सब्जी हो या दाल हो, 20-20 रुपए ये नहीं, अंडे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं चीजें। ये शायद ही आपका जो है ना वो एक लग्जरी आइटम हो चुका है। अंडाज एंड द पराठास। एक करंट सा Why were you dancing with it? It is a very dancing tune. It's a very danceable. It makes you want to move, even though अगर आपको मूव ना भी करना हो तो कंधे शंधे हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। यूं होना शुरू हो जाते हैं अचानक। टेंशन सी स्टार्ट हो जाती है। And maybe that was the whole idea, because you know with the शादी season and the dances, और आपको पता है हमारी मेहंदियाँ क्या होती हैं। तो you think this was like a kind of a मेहंदी song? No. Of course, I can almost see like 12 boys and girls dancing in a union on this or something like that. I don't see that. Maybe, but this is an idea that Huma has given. You can try it. Take it, free idea. हाँ, अभी हम जरा पंजाब में गवर्नेंस की बात करेंगे। दौरे कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, मअतलियां भी की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना हुक्मरानी का अंदाज तब्दील करना शुरू कर दिया है और अब वो खासे सरगर्म नजर आ रहे हैं। और आप क्यों तब्दील हो गए? मैं जरा ड्रामेटिक हो रहा है। रिपोर्ट करते हुए कुछ बहुत ही तब्दीली आ गई। अच्छा जी, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल होशियार हो जाए। उस्मान बुज़दार की शोहरत एक धीमे मजाज के मीडिया से दूर रहने वाले शख्स की है या थी, जो कि साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के बिल्कुल बरक्स है, और इसीलिए शुरू में उनका तारुफ कुछ इस अंदाज में कराया जाता था। सुन लें। पंजाब दे बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है वो ये वजीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब। पंजाब दे बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है वो ये वजीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब। और 2 सालों में बुज़दार साहब की गवर्नेंस पर बहुत से सवालात उठे। पंजाब हुकूमत की चीज़ों पर गिरफ्त नज़र नहीं आ रही थी। शायद इसीलिए ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान वो ज़रा सब बदलते रहे। वज़ीर आज़म तो हमेशा से उन्हें वसीम अकरम प्लस मानते हैं। उनके ख्याल में बुज़दार साहब का काम उजागर नहीं होता, बस मसला ये काम वो बहुत करते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आपको दाद देता हूँ कि जिस तरह के आपके मैंने जो देखे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता, तो इसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें कि वो कहते हैं जी अच्छे कामों में मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। ज़रूरी है कि आप लोगों को भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अब बिल्कुल थिंग्स आर चेंजिंग, और अब उस्मान बुज़दार कुछ अलग रूप दिखा रहे हैं। उन्होंने अब अचानक दौरे शुरू कर दिए हैं, मुख्तलिफ खबरों का नोटिस भी ले रहे हैं और मुअत्तलियां भी कर रहे हैं। ताज़ा तरीन निशाना कौन बने हैं जी? असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर वो बने हैं जिन्हें सहूलत बाजार में नाकिस इंतजामात पर जो उनके OST बनाया गया, OST बना दिया गया। लगता है कि अब वजारत इत्तलात के पास बुज़दार साहब के कारनामे बताने के लिए कुछ तो होगा। बेचारे फयाज चौहान को फिर पहले ही पैसे निकाल दिए। मे बी ही डिडंट हैव एनीथिंग टू
Which tells us के फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया है आफ्टर अ गैप ऑफ अ कपल ऑफ मंथ्स। यस इंडीड। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा वज़ीर आला पंजाब की अब मौबन खुसूसी बराए इत्तलात हैं। अब एक कंग्रेचुलेशंस। वज़ीर आला पंजाब एक चुप रहने वाले धीमे मिजाज हुक्मरान के तौर पर देखे जाते थे। शायद यही वजह है कि पंजाब की इत्तलात की टीम को उनकी परफॉर्मेंस बताने में मुश्किलात भी पेश आती रही हैं। अब वो काफ़ी प्रोएक्टिव हो गए हैं। आपका काम शायद कुछ आसान हो गया होगा इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जियो मॉर्निंग में दोबारा मुझे मदऊ करने पे आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। और चूँकि नई असाइनमेंट है तो अब चैलेंज भी नए हैं, तो उसमें वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो एक परसेप्शन बनाई गई कि वो धीमे मिजाज के हैं और शायद मीडिया शाही हैं, तो जब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला तो ये हकीकत नहीं है, ये परसेप्शन है, सोच है, लेकिन हक़ाइक़ के बरक्स है। चूँकि मेरे लिए आसान इस हवाले से है कि जो वफाक में डिफ़िकल्ट असाइनमेंट करके आया हो उसके लिए सूबे में ये कदरे आसान असाइनमेंट है। डॉक्टर साहिबा, बड़ा ही मुश्किल काम है जो इस बार आपको सौंपा गया है, क्योंकि आप पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी का टास्क लेकर आई हैं, जो कि एक साफ बात है बिल्कुल कि आसान काम नहीं है। या ना ब्यूरोक्रेसी टिकती है, ना पुलिस अफसरान, ना वुज़रा। तो अगर सब उखाड़ पिछाड़ हो गई है तो क्या ये समझा जाए कि अब बुज़दार साहब की टीम जो है वो मुकम्मल है? अब उन्होंने जो भी सही लोग लगाने थे, जो भी वो चाहते थे, वो हो गया। अब एक मुस्तकिल मिजाज पॉलिसी नज़र आएगी। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आई है, तो हमारी जो पिक एंड चूज़ नहीं है, कोई हमारी सेलेक्टेड टीम नहीं है कि हमने नीचे से किसी को भर्ती किया और अब आके वो हमारे लिए काम कर रहा हो। ये अक्सरियत वो लोग हैं जो PMLN की कैबिनेट में रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार में नवाज शरीफ गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। तो चूँकि लोगों की हमारे से तवक्कुआत हैं वज़ीर आला पंजाब से, और बड़ा सूबा होते हुए वफाक का एक अहम इकाई होते हुए लोग तवक्को करते हैं कि पंजाब डिलीवर करे। और पंजाब जो है हमारी मेन बैटल ग्राउंड भी है, क्योंकि हमारे मुखालिफिन का ये मोर्चा भी है, और हुकूमत मुखालिफ जितनी भी बम्बारमेंट है अक्सरियत जो है वो पंजाब से हो रही होती है। तो इसलिए पंजाब के अंदर जो अफसर शाही है उसका परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है, और उस परफॉर्मेंस में जहाँ कहीं एज़ पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लीडरशिप गैप नज़र आता है तो उनको फिर चेंज करना जो है वो ज़रूरत बन जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तासुर ये भी है कि वज़ीर आला पंजाब का अपने सूबे में उतना अमल दखल नहीं जितना वज़ीर आज़म का बराह रास्त है। तो आप ख़ुद भी अपनी तकर्री पर बुज़दार साहब का नहीं, वज़ीर आज़म का शुक्रिया आपने अदा किया। अगर वफाक से ऐसी मुदाखलत होती रहेगी तो सूबे का निज़ाम चलाने में कुछ इशूज़ नहीं आ सकते, आपको लगता नहीं है? चूँकि इमरान खान साहब का एज ए लीडर जो रोड मैप है और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, वज़ीर आला पंजाब ने उनके सिपाही की हैसियत से उनको सूबे में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो हर सूरत कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। लीडरशिप की जब तक अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी आप परफॉर्म कर नहीं सकते। तो इसलिए ये कहना कि वफाक की मुदाखलत है, वफाक की सरपरस्ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने रिसेंटली देखा है कि वज़ीर आला पंजाब आजकल सियासी फ्रंट पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। मुस्लिम लीग नून के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और अपोजिशन को भरपूर जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग काफ की नाराज़गी की खबरें भी गर्म हैं। तो क्या हुकूमती इत्तेहादियों को मनाने के लिए वज़ीर आला कुछ करेंगे, कुछ प्लान है, कुछ आपको पता है? इत्तेहादी जो है वो हमारी ताकत है, इत्तेहादी हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हो या वफाक में इत्तेहादियों को साथ लेके चलने के लिए पुरज़म है। छोटे मोटे गिले शिकवे जो किसी के साथ अगर तवक्कुआत से जुड़ा कोई अमल जिससे उनकी दिलज़ारी हुई हो उसको किसी भी वक्त ठीक किया जा सकता है, और जिस तरह हमारी उनसे तवक्कुआत हैं इसी तरह उनकी भी हुकूमत से तवक्कुआत हैं। तो इंशाअल्लाह हम और हमारे इत्तेहादी जो हैं, हमारा चोली दामन का साथ है, इकट्ठे हमने हुकूमत बनाई है और इकट्ठे ही अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और
हमारे मुखालफिन को इस इत्तेहाद के टूटने की जो खबर नहीं मिल रही, उनको इससे सख्त मायूसी होगी, क्योंकि ये इत्तेहाद इंशाल्लाह इसी तरह कायम दायम रहेगा। ऑल राइट जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स सी कि पंजाब हुकूमत तो ज़ाहिर है काफ लीग के बलबूते पे ही चल रही है, तो वहाँ कितना प्रोएक्टिव रोल अदा करते हैं इत्तेहादियों के शिकवे शिकायत दूर करने में। particularly वज़ीर आला पंजाब, he was also playing it down a little bit, so let's see. Certainly playing it down. he was playing it down, but anyway. वज़ीर आज़म के ज़ोहराने की दोबारा से बात करेंगे और उसमें हुकूमत इत्तेहादी नहीं आए, कुछ अहम इत्तेहादी नहीं आए, कुछ मौजूद थे ज़ाहिर है। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान हैं। साफ़ी साहब, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को ज़ोहराने पर बुलाया, मुस्लिम लीग काफ और BNP मेंगल तो गई नहीं है। जो इत्तेहादी गए सुनाए बड़ी शिकायतें लेकर गए थे, तो क्या वज़ीर आज़म और हुकूमत को कुछ परेशानी होनी चाहिए? नहीं, वज़ीर आज़म और तो जब परेशान हो जाते हैं तो तभी फिर इत्तेहादियों को इस तरह कहने पे बुलाते हैं, वरना तो वो अपने MNAs का नहीं पूछते, उनको कोई अहमियत नहीं देते और इत्तेहादियों को तो रत्ती भर नहीं देते। तो ख़ुद खाने पे बुलाना ये इस बात की गमाज़ है कि वज़ीर आज़म साहब को कुछ ना कुछ परेशानी लाहक है अपोजिशन के तहरीक से या उनके इत्तेहाद से। अलबत्ता जहाँ तक अख्तर मेंगल साहब का ताल्लुक़ है, तो वो तो अब हुकूमत के इत्तेहादी नहीं रहे। वो डंके की चोट पर कह चुके हैं कि उनके साथ कोई वादा पूरा नहीं किया गया और उसके बाद वो PDM का हिस्सा बन चुके हैं और वहाँ पे फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ तक मुस्लिम लीग काफ का या MQM वगैरह का ताल्लुक़ है, तो इन लोगों को जबर के ज़रिए उनके साथ इकट्ठा किया गया है, क्योंकि वो MQM की क़यादत रिकॉर्ड पे है कि इलेक्शन के बाद वो ये कहते रहे कि उनका हक़ चीन के PTI को दिया गया, लेकिन फिर मज़ीद आजमाइशों और मुश्किलात से बचने के लिए उन्होंने मजबूरन हुकूमत का साथ दिया और जब तक वो जबर है तो वो इस हुकूमत के साथ रहेगी, MQM भी और मुस्लिम लीग काफ भी। अच्छा, यानी आपका कहना है साफ़ी साहब के वज़ीर आज़म डेफिनेटली परेशान है, वरना ये ज़ोहराना होता ही ना। तो इस वक्त जैसे सियासी हालात चल रहे हैं, इसमें मुस्लिम लीग काफ का किरदार पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि ये लोग पंजाब में मेक और ब्रेक की पोजीशन में हैं। तो मुस्लिम लीग काफ क्या इस सतह पर आ चुकी है कि वह हुकूमत से अलहदगी का सोचे, या अभी वो हद नहीं आई? उनको इत्तेहादी बनाने का मामला इमरान खान साहब की ज़रूरत भी थी और उन पे मनवा दिया गया है, तो वो इशारे से शामिल हुए हैं और इमरान खान साहब मुतमईन है कि जब तक इशारा नहीं होगा तो ये लोग कहीं नहीं जा सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक इशारा नहीं हो जाता तो तब तक ना MQM अलग होगी, ना चौधरी शुजात साहब और मुस्लिम लीग काफ अलग होगी, ना बाकी इत्तेहादी अलग होंगे। ज़ाहिर है, these are not so hidden political realities of the country. इस पे क्या ढकी छुपी बात है, जब तक इशारे हैं तब तक साथ बैठे, जब इशारा तो फिर अलग। अब जाफी साहब, सियासी तौर पर ये एक ऐसा मौका है जिसमें तहरीक इंसाफ से तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाली जमातें किसी न किसी हद तक एक पेज पर आ सकती हैं, तो क्या PDM वालों को अब हुकूमती इत्तेहादियों से भी रब्ता नहीं कर लेना चाहिए? नहीं, देखें, ये सिर्फ जो इत्तेहादियों का मामला नहीं है। अगर आप देख लें तो ख़ुद PTI के अंदर भी मोर देन, मैं समझता हूँ कि 90% जो MNAs हैं या जो सीनियर्स लोग हैं वो तफे बैठे हुए हैं। अब परवेज़ खटक साहब सख्त नाला हैं, जो उनके बाकी MNAs है कुछ तो गाहे बगाहे अरबाब नूर आलम और इस तरह के लोग अपना इजहार भी कर देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके पास दूसरा कोई चॉइस सरे दस्त नहीं है। और जिस तरह की PTI एक स्क्रिप्ट के ज़रिए बनाई गई है, इसी तरह उसके तहत उसको चलाया भी जा रहा है। तो अगर वो सरपरस्ती और वो सपोर्ट ख़त्म हो जाए तो फिर तो मेरे ख़्याल में कि सिर्फ ये नहीं कि इत्तेहादी अगले दिन भागेंगे, बल्कि 50-60% से ज़्यादा PTI भी अगले दिन इमरान खान साहब के पास नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, हमसे बात करने का। बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। डॉक्टर कैसर सजाद, डॉक्टर साहब, आपसे हम इस सिलसिले में ओवर दिस होल ईयर आई थिंक हम आपसे बात करते ही रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ये इतलात आ रही हैं कि कोरोना केसेस तेज़ी से दोबारा बढ़ रहे हैं, तो आपके पास कुछ इस किस्म की इतलात हैं? क्या हस्पतालों पर दबाव आ रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि मुल्क के तमाम शहरों से और दूसरी जगहों से ये बिल्कुल ऐसे ही है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ डेथ्स भी जो है वो बढ़ रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अभी वो बात तशवीश वाली नहीं है, लेकिन हाँ ये केसेस ज़रूर हैं कि इससे जो है अगर हमने अभी इस पर काबू नहीं पाया तो जिस तरह मैं 10-12 दिन 15 दिन पहले कह रहा था कि ये केसेस बढ़ेंगे, जो कि बढ़ रहे हैं, और फिर आज कह रहा हूँ कि अगर हम मज़ीद गलतियाँ करेंगे और SOPs को फॉलो नहीं करेंगे या नहीं करवाया जाएगा तो फिर ये समझ लें कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा और फिर मज़ीद प्रॉब्लम में हम फंस सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना की पहली लहर के लिए पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान का निज़ाम सेहत तैयार नहीं था। तिब्बी अमले को हिफाजती अशिया की कमी का सामना था। अब तो बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ खुद प्रोड्यूस हो रही हैं, मास्क वगैरह बनाने में हम खुद कफील हो चुके हैं। तो हमने बाहर के मुल्कों में प्रोवाइड भी किए। अब सूरत हाल कैसी है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले हमारा तो खैर जो हेल्थ का निज़ाम है वो पहले ही बहुत कमज़ोर था, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पहली वेव्स हमारी थी उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा, डॉक्टरों ने सीखा, पैरामेडिकल स्टाफ ने सीखा, यहाँ तक कि हमारे अवाम ने सीखा, मरीज बन के सीखा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे अस्पतालों में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है एक लिमिटेड पेशेंट के लिए। अगर इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, जैसे कि पिछले दफ़ा इतना ज़्यादा मरीज हो गए थे कि बिस्तर नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, तो ये सारी सिचुएशन जो है ना, ये अगर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते तो ये सिचुएशन दोबारा आ सकती है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खुदारा अस्पताल की ज़रूरत ना पड़े, आप ऐसे काम करें कि अस्पताल जाना ना पड़े, और खुदा ना खास्ता आप अस्पताल जाते हैं और नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में लोड पड़ेगा और हेल्थ वर्कर्स पे लोड पड़ेगा, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ पे जो है वो लोड पड़ेगा, तो वो सिचुएशन सही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत भी अवाम से अपील कर रही है, हम भी कह रहे हैं, हर रोज़ हम ये बात करते हैं कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, बड़े नुकसान से ऐसे ही बचा जा सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हालात बिगड़ते हैं तो क्या हमारा तिब्बी निज़ाम दिस टाइम हम तैयार हैं टू हैंडल इट? नंबर ऑफ केसेस जैसे कि बढ़ रहे हैं और अमवात भी बढ़ रही है, तो इसमें आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना हम देख रहे हैं कि हमें करना पड़ेगा और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो वायरस था वो शायद इतना ज़्यादा एग्रेसिव या इतना ज़्यादा लीथल नहीं था, लेकिन ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा लीथल है। इसकी वजह ये है कि हमारे अब तक 7 डॉक्टर्स 15 दिन के अंदर इंतकाल कर गए और बहुत जल्दी इंतकाल कर गए, यानी कि अभी ये बीमार हुए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो वेंटिलेटर पे भी चले गए और इंतकाल भी कर गए। तो अब जो वायरस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है, अब म्यूटेशन के बाद ये बहुत इफेक्टिव हो गया है, बहुत ज़्यादा लीथल हो गया है, जानलेवा साबित हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें खतरा है कि इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा ना हो जाए और हमारे अस्पतालों पे दोबारा लोड ना पड़े, क्योंकि हमारा एक हद तक अस्पताल जो है वो मैनेज कर सकेगा। इससे ज़्यादा अगर केसेस आ जाएंगे तो फिर वही पिछली वाली बात होगी कि अस्पताल को मरीजों को मना करना पड़ेगा कि हमारे पास बिस्तर नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। लिहाजा हम दोबारा आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को अपील करते हैं कि खुदारा SOPs पे सख्ती से अमल करें। डॉक्टर कैसर, हम भी बिल्कुल यही गुजारिश करते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि दोबारा से हमारा वो हाल ना हो, और वो जो माइंडसेट था कि जी कोरोना आया तो था, ठीक है, ख़त्म हो गया, वो चीज़ अभी ख़त्म इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। तो एहतियात इज़ द ओनली इलाज जो कि हमें दोबारा से वही उसी तरह करना है जो हम पहले करे थे, एक्सेप्ट फॉर द लॉकडाउन। शुक्र करें वो लॉकडाउन वाली सिचुएशन पे अभी नहीं है, तो लिहाजा उसको बड़ी अच्छी तरह रोका जा लेकिन अभी भी वही सूरत हाल है कि अस्पतालों में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ दस्तयाब नहीं है बिस्तर, अस्पतालों में बेड्स नहीं हैं, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं हैं, और ये बाज़ इन्फ्लुएंशियल लोगों की हम बात बता रहे हैं आपको, हु हैड ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, पैसा भी था, कनेक्शंस भी थे,
लेकिन फिर भी नहीं मिले बिस्तर और वेंटिलेटर्स। एहतियात इज द ओनली थिंग। मूविंग ऑन जनाब, इस्लामी तालीमात के लिए इस वक्त बहुत सी किताबें दस्तयाब हैं जिनसे लोग फ़ायदा उठाते हैं और इनमें एक मुनफरद इजाफा हुआ है इस्माइल बदायूनी की किताबों का और सहाय सत्ता की अहादीस को कहानियों की सूरत ज़हन नशीन कराने की कोशिश करने वाले इस्माइल बदायूनी कराची के कॉलेज में पढ़ाते भी हैं और इनकी किताबें काफ़ी मकबूल भी हैं और अब इनका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी हो रहा है और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा डॉक्टर साहब के आप बुनियादी तौर पर तो एक उस्ताद हैं, फिर अहादीस को कहानी की शक्ल में पेश करने का ख्याल कैसे आया और इससे बच्चों में पर्टिकुलरली नौजवानों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और इसकी ज़रूरत आपने कैसे महसूस की? मिसाल के तौर पे इसमें एक कहानी हमने लिखी कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, और इसमें हमने लोगों को बताया कि देखिए हॉर्न बजाना, बिला वजह आप रास्ते में हैं, ट्रैफिक जाम है, ये जो हॉर्न बजा रहे हैं ये कहानी में हमने बात समझाई है, ये बुनियादी तौर पे इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। इस तरीक़े से आप दूसरे मुसलमान को ईज़ा दे रहे हैं। हमने इसी कहानी में बताया कि अगर आप रॉन्ग साइड आते हैं और रॉन्ग साइड आने की वजह से आपके साथ हादसा पेश आ सकता है, आपकी वजह से किसी दूसरे फ़र्द को चोट लग सकती है, तो ये भी इस्लाम की बुनियादी तालीमात के ख़िलाफ़ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये हर उम्र के लोगों के लिए बेहतरीन इसमें कहानियाँ मौजूद हैं। That's a very very unique way of telling the Islamic knowledge to the youngsters particularly। बहुत शुक्रिया आपका। रेलेवेंस हो जाती है। हाँ, मेरे जहन में तो इसकी एनिमेशन अगर बन जाए और जिस तरह से एनिमेटेड कार्टून्स की सूरत में पर्टिकुलरली बच्चों को ये बढ़ाया जाए, बताया जाए। अहादीस ये हमने सब ने पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, लेकिन इसकी रेलेवेंस बना के बयान करना कि अगर आप मुसलमान वो है जिसके हाथों से किसी और मुसलमान को ईज़ा और तकलीफ ना पहुँचे, तो बिल्कुल अच्छी मिसाल है कि अगर आप किसी के सर पे हॉर्न बजाए जाएंगे या किसी इस तरह की किसी और एक्टिविटी में मुलव्वस होंगे तो आपकी वजह से तकलीफ पहुंच रही है। बड़ी अच्छी सोच है ये, तो इस तरह आपका ख्याल इस तरफ जाता भी नहीं है, बट यू आर वेरी राइट कि अगर एनिमेशन वगैरह कुछ हो जाए तो उसकी रिटेंशन बहुत होती है, आपको याद भी रहता है, उसका मैसेज भी याद रहता है। ग्रेट आइडिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस्माइल बदायूनी हमसे बात कर रहे थे। कराची की सियासी यतीमी का नोहा अब आलमी मीडिया भी पढ़ रहा है और इसमें भी ये सदाएं गूंज रही हैं। एज इन कराची के बुरे हालात, कराची की सियासी यतीमी, कराची की ओनरशिप ना होने की बात पूरी दुनिया में की जा रही है। पाकिस्तान की टैक्स आमदनी में कराची निस्फ से ज़्यादा हिस्सा देता है, लेकिन इस बदकिस्मत शहर के बारे में हम आपको क्या बताएं कि इसके शहरियों को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं हैं। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में पाकिस्तानियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शानदार सहूलियात मैसर आ चुकी हैं, लेकिन कराची वालों के लिए टूटी फूटी बसें और वो भी इंतहाई महदूद तादाद में। आलमी मीडिया भी कराची की सूरत हाल पर परेशान हो गया है। और आपको ये बताएं कि अदाकार यासिर हुसैन और आमना इलियास ने भी कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होने पर मायूसी का इजहार किया है। यासिर हुसैन के मुताबिक कराची में पहले ही लातादाद मसाइल हैं और हुक्काम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना देने और हमारी मुश्किलात में इजाफे पर मुबारकबाद ही पेश कर सकता हूँ, ये उन्होंने कहा। आमना इलियास ने ब्लूमबर्ग की कराची पर स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि वो कराची की सूरत हाल पर मायूस हैं। सो बेसिकली हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अपनी फॉलोइंग जो है, जितना उनका असर है वो बातें इस चीज़ की कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई तो सुन ले। और कराची से ताल्लुक़ रखने वाला इस शहर की सूरत हाल पर मायूस है। ये शहर एक्चुअली रोशनियों का शहर और पाकिस्तान का सबसे एडवांस्ड सिटी हुआ करता था। हाँ, बहुत पुरानी बात हो चुकी है अब्दुल्ला। अच्छा जी, बार बार वो रोशनियों का शहर जब हम कहते हैं ना, लगता हमें ये है कि जैसे 2 साल पुरानी बात थी कि देखो क्या हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई है। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, मईशत की बात कर रहे थे। कराची क्योंकि इसमें बहुत अहम हिस्सेदार है। IMF का पाकिस्तान से तकाजा यह है कि मईशत सुस्त करने की पॉलिसियों पर अमल किया जाए। अब ये ज़रा टेक्निकल है चीज़, इसको आपको समझना पड़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी मईशत को चीन की तर्ज पर चलाना चाहते हैं क्योंकि माहिरीन चीन की तरक्की का राज बेहतर माशी नमू को करार देते हैं। ऐसे में फंड्स का मुतालबा पूरा करना और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल से महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। सो आई होप इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड। अभी हमने एक बर्थडे विश करनी है और सियासत में अपना अलग मकाम रखने वाले, बेबाक बयानात और सियासी पेशगोइयाँ करने वाले मशहूर सीनियर सियासतदान शेख रशीद साहब की आज सालगिरह। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। और शेख साहब आज अपनी
Happy 70th. Really? You thought he was older? Yeah. नहीं. No? He has turned just 70 और हमारी दुआ है कि शेख साहब आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सियासत में शेख साहब is that one सियासतदान that you whether you love him or you hate him you can't ignore him. He is very much there. तो लिहाजा आप उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते और फिर उनकी बातें भी ऐसी होती हैं जो कि साउंड बाइट्स बन जाते हैं, फिर आप उनको रिपीट भी करते रहते हैं. So happy birthday to you. अच्छा जी, टाइम कम रह गया और एक और चीज़ जो आप बताना चाह रहे थे. और हमने आपको ये बताना है कि लियारी के नौजवानों में स्पोर्ट्स की सरगर्मी, आपको पता है वैसे ही वो बड़े प्रोएक्टिव हैं स्पोर्ट्स में, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प एहतमाम किया गया और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से लियारी के नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियाँ के फ़रोग के लिए एक बॉक्सिंग अरीना की इनॉग्रेशन हुई और इसका इनेकाद किया गया पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी में, जिसके मेहमान खुसूसी थे डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी और सीनियर अफसरान ने भी इस मौके पर शिरकत की और इनामात वगैरह भी इस पे तकसीम किए. बाय द वे आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय द बॉक्सिंग अरीना. कितना खूबसूरत बॉक्सिंग अरीना है और दिल कर रहा है आपका खेलने का, बॉक्सिंग करने को, बॉक्सिंग करने सीखने का? नहीं, मेरा दिल चाह रहा है मैं ऐसा बॉक्स किसी को जिसको मैं मारना चाहती हूँ उसको खड़ा करूँ और फिर मैं स्टार्ट हो जाऊँ. बाय द वे, लेकिन आपको पता है देयर इज सो मच टैलेंट इन लियारी, खास तौर पे बॉक्सिंग के हवाले से. आपको याद होगा कुछ साल पहले मैं खुद वहाँ गई थी, वहाँ लड़कियों का पूरा एक बॉक्सिंग क्लब था, तो लिहाजा इतना टैलेंट है कि इस किस्म की जगह वहाँ बड़ी ज़रूरत है. बॉक्सर मोहम्मद हुसैन लियारी से हैं और देयर यू गो. और कितने ही पर्टिकुलरली फुटबॉल का क्रेज लियारी में है, बॉक्सिंग का क्रेज लियारी में है. और फिर फुटबॉल कैसे हम भूल गए, मतलब वो जो फुटबॉलर्स हैं लियारी के, और फिर म्यूजिशियंस आजकल बाय द वे जो लियारी से निकल रहे हैं, वो भी एक अजीम किस्म की बात है. अच्छा जी, we'll see you on Monday. Have a great weekend और प्लीज SOPs को फॉलो करें, प्लीज मास्क पहने, सैनिटाइज.